मैं हाजिर हूं सचिन। आज सवाल है, तीसरी सरकार में तीसरी बार तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पीएम मोदी के लिए। सवाल इसलिए क्योंकि अब की बार बीजेपी नहीं एनडीए को बहुमत मिला है और परिणाम आने के बाद आते आते सरकार बनाने के लिए एनडीए में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज पीएम आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक है जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान शपथ ग्रहण की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई है। इधर नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। तमाम दल के नेता दिल्ली आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जाहिर सी बात है अच्छे खासे नंबर्स के साथ पहुंचा है तो उसके अपने दावे हैं, उसके नेता भी दावे कर रहे हैं। तो किस तरीके के दावे हैं, दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एनडीए को बहुमत मिला है, सरकार बनाने जा रहा है। राष्ट्रपति को फिलहाल जो सरकार बनाने का प्रपोजल है वो सौंपा जाएगा और फिर उसके बाद कवायद यही है कि 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक और उसके बाद 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ सियासी गलियारों में चल रहा है, सुनिए। सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। अरे हम लोग जाएंगे आएंगे क्या, हम लोग तो हैं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। इसमें जाने आने की बात कहाँ है। हम लोग साथ मिलके लड़े हैं, साथ मिलके रहेंगे, आगे भी साथ मिलके चले। अरे ये सब तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन फैसला पार्टी का यही है। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर एनडीए के जो घटक दल है वो अपने तरीके से क्लियर कर चुके हैं और कंफर्म कर चुके हैं हम किस तरीके से एनडीए के साथ है और एनडीए सरकार बनाने जा रही मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन इंडिया के दावे भी अपने तरीके से आ रहे हैं। आइए वो सुनवाते हैं। आज का दर्जा मिलने और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ा है उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। अब रणनीति के लिए ही तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। तो पीएम आवास पर एनडीए की बैठक जारी है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो गई है। बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे।
एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि यहां से राष्ट्रपति भवन सीधा, कोई देरी नहीं होगी। राष्ट्रपति से मिल चुके हैं प्रधानमंत्री, इस्तीफा सौंप चुके हैं। अब क्योंकि अपने पास खुद अकेले बीजेपी पर बहुमत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो यहां पर सीधा आते हैं सीएम आवास, एनडीए की बैठक, उसके बाद कहा जा रहा है कि सीधा सरकार बनाने का दावा पेश। महिमा कटारिया हमारे साथ है पीएम आवास से। महिमा, क्या यही खबर है, यहां से अब सीधा सरकार बनाने का दावा पेश होगा? महिमा। सचिन, बिल्कुल देखिए, अगर सूत्रों की माने तो ये कहा जा सचिन, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी। यहां से पीएमओ से रास्ता राष्ट्रपति भवन जाएगा, क्या कहते हैं, सरकार क्लेम के लिए? बिल्कुल सचिन, देखिए, क्योंकि ये एक पारंपरिक एक जिसे कहते हैं डिनर होता है, वो है द्रौपदी मुर्मू के आज राष्ट्रपति भवन में। आज सभी लोग, यानी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो पहुंचेंगे सीधा यहाँ से। जो भी घटक दल के नेता भी हैं, जो एनडीए के नेता जो यहाँ पर इस समय 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद हैं, वो सभी लोग यहाँ से डायरेक्टली राष्ट्रपति भवन जाएंगे। क्योंकि एक ये परंपरा रही है कि जो भी सरकार जाने वाली होती है, उससे पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक फेयरवेल डिनर जो है उसको थ्रो करते हैं। और उसी के चलते आज द्रौपदी मुर्मू जो फेयरवेल डिनर है वो थ्रो कर रही है, जिसमें सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। जिस तरीके से आपने भी बताया कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोग यानी प्रधानमंत्री आवास से निकलकर सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर उनके लिए फेयरवेल डिनर जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो थ्रो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये रहेगी कि आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो टेंडर किया है द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति वो ठीक है, लेकिन तो आज हो सकता वो है एट होम हो गया। वो तो वो एट होम है, वो सेरेमनी है, वो रहती है। वो महिमा, वो एट होम है, वो एट होम है, वो सेरेमनी है, वो रहती है। इस्तीफा हो गया। सरकार बनाने का दावा क्या आज ही पेश करेगा एनडीए? और क्योंकि एनडीए की बैठक चल रही, मैं ये जानना चाह रहा था, उसमें उससे क्या अपडेट है? सचिन, वही हम बता रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रेजिग्नेशन दिया तो एनडीए की बैठक के बाद जब सभी लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे, तो आज ये माना जा रहा है कि जितने भी गठबंधन के नेता है और भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है, उसका लेटर जो है आज राष्ट्रपति भवन में दे देंगे। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि लाजमी सी बात है, एक परंपरा है। आपने बोला कि जिस तरीके से आपने भी बताया, परंपरा है। एनडीए की बैठक जो है अभी प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, लेकिन इसके बाद जब फेयरवेल डिनर के लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें चंद्रबाबू नायडू भी होंगे, साथ ही साथ नीतीश कुमार भी होंगे, किंग मेकर्स कहा जा रहा है। पहले जो है बीजेपी के ही बड़े नेता हो सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात, अब 2 बड़े फेसेस है साथ, तो वो दोनों भी मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हलचल वहां पर भी है, इंडिया कहिए, इंडी कहिए, क्योंकि भैया नंबर तो अच्छा खासा है ही है, बहुमत नहीं है, फ्रैक्शंस में है, 20 से ज्यादा दल है, 20 को साथ लेकर के चलना है। लेकिन कनिका कटियार नजर रखे हुए हैं, लेकिन तेवर में कोई कमी नहीं है। कनिका तेवर बिल्कुल वैसे ही है। मैं इससे बात कर रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, वो हमारे साथ, ये हमारे साथ, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं, अपने अपने दावे हैं, जाहिर सी बात है, अच्छे नंबर्स के साथ जीत करके आए हैं। सचिन, बिल्कुल साफ तौर पे तेवर की बात करें तो तेवर जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। और सरकार बनाने के लिए कोशिशों का जो कहीं ना कहीं केंद्र कहा जा रहा है, वो बिल्कुल लगातार जारी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त सचिन जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे है, जहां 6:30 बजे का वो समय है जब बैठक शुरू होगी। और अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस के तमाम 27 पार्टियों के 35 नेता जो हैं वो 6 बजे के दौरान इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, वो पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बाकी नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 6 बजे का वो शाम का समय है जब इसी जगह जो है तमाम दिग्गज जो है वो पहुंचेंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो। इसके अलावा बात करें तो सीताराम येचुरी, डी राजा, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। 27 दल के 35 नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार खुद इस बैठक में आ रहे हैं, संजय राउत इस बैठक में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम नेता इस बैठक में आ रहे हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो बैठक
बैठक है वो इसीलिए बुलाई गई है ताकि अब आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि एनडीए तो दावा कर रहा है कि एनडीए की बैठक खत्म होते ही जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो एनडीए करेगी। लेकिन उससे पहले जब इंडिया की बैठक होगी तो इंडिया की बैठक में तमाम सियासी दल के साथ ये बातचीत की जाएगी कि आखिरकार अब क्या करना है, सरकार बनाने का दावा करना है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका है और उनका किस तरह वो पलटते हैं, किस तरह वो जाते हैं, ये पूरी सिचुएशन जो है वो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन हलचल बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन कनिका वो तो बैठे, वो तो पीएमओ में बैठे हैं ना, मतलब अब इंडिया गठबंधन वाले वो क्या डिस्कस करेंगे नीतीश कुमार पे या फिर चंद्रबाबू नायडू पे? वो तो बैठे हैं, एनडीए की बैठक चल रही है पीएमओ में, अब वहां से थोड़ा ना उड़ा के ले आएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। सरकार बनाने का दावा तो जाहिर सी बात है एनडीए पेश करेगा। अब वो जो दो बड़े नेता है जिनके ऊपर ये भी डिपेंड कर रहे हैं वो तो बैठे हुए हैं पीएमओ, वो तो पहुंच के उनका स्टैंड साफ है। तो ये जो बैठक है, ये बैठक में मतलब भी आगे की रणनीति देखेंगे, अभी इकट्ठा रहना है, कोई टूट ना हो, या अपने बहुत से नेता जेल में हैं, तमाम चीज़ें, क्या कुछ और चीज़ें को कुछ एजेंडा भी तय किया गया है? विनीत, बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री आवास पे मौजूद हैं, नीतीश कुमार भी वहां पे मौजूद हैं, तो बिल्कुल एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि नीतीश कुमार अगर उस बैठक में गए हैं तो पहले उनको वहां से क्या मिल रहा है उस पर बहुत बड़ी बात डिपेंड करेगा। और अगर एनडीए दावा कर रहा है कि बैठक के बाद तुरंत सरकार बनाई जाएगी, सरकार बनाने का दावा ठोका जाएगा, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से जो मांगा गया वो दे दिया है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल हैं वो बैठकर ये तय करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। 234 का जो आंकड़ा इंडिया अलायंस की झोली में आया है उसके बाद अब संसद में आंकड़ा है, अब आगे की रणनीति क्या होगी, दोनों तरफ जो है हलचल तेज है। कनिका वापस लौटूंगा, तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। शिवम त्यागी बीजेपी का जिसे कहते हैं एक मुखर युवा चेहरा और लगातार चुनाव में एक्टिव रहे, हमारे साथ मयंक कुमार सिन्हा है, पॉलिटिकल एडवाइजर जेडीयू के, हमारे साथ नेहा यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ विवेक खौडे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ रास बिहारी जी हैं जो कि वेटरन जर्नलिस्ट हैं। शिवम त्यागी, कितनी देर में दावा पेश करेगा एनडीए, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, एनडीए को बहुमत मिला है, ठीक है एनडीए ही दावा पेश करेगा, पीएम इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन दूसरा खेमा एक्टिव है 234 के साथ सरकार बनाने को लेकर के। पता मालूम नहीं, क्या मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन वो पूरे तरीके से वैसे ही एक्टिव है जैसे एनडीए की बैठक हो रही है। शिवम, शिवम आवाज आ रही है आपको? शिवम के पास आवाज नहीं आ रही। मयंक, आपके पास आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप भी साथी हैं, क्योंकि वहां नीतीश कुमार बैठे हैं, तो अब वहां पर या एक अटकलों का बाजार चल रहा है कि नीतीश को ले आएंगे, नीतीश को ले आएंगे, बात हो रही है फलाना। नीतीश तो पीएमओ में बैठे, एनडीए का हिस्सा है, तो मतलब कहां से उड़ा के थोड़ा ना ले आएंगे। और दूसरा ये कि वैसी ही बैठक इंडिया की हो रही है गठबंधन की, और तेजस्वी और आज साथ आए नीतीश एक ही प्लेन में, तो उसने भी काफी हवा की बातों को जन्म दिया। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग एक नेचुरल अलायंस के जन्मदाता रहे हैं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबा समय हम लोगों ने तय किया है, और सबसे भरोसेमंद अलायंस पार्टनर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। कौन क्या कहता है इस पर हम लोगों को ज्यादा वेट नहीं देना है। दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस डबल डिजिट में, आप ये देखिए ना, डबल डिजिट में, और भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लाके सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों के खेल से ही सरकार बनती है। जिसके खुद 99 सीट हैं और वो अपने सहयोगी दल से मांगेगी समर्थन कि हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए, तो उतना तो जो है कि तब पहुंचेंगे भी, तब जाके पहुंचेंगे 232, और हमारे पास तो बहुमत का आंकड़ा है 292, तो हमें दिक्कत किस बात का है? हम तो सरकार बनाने ही जा रहे हैं, और ये सरकार बहुत मजबूती के साथ देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, सभी जितनी भी जटिल समस्याएं हैं जो देश में है उसको
हम लोग कोशिश करेंगे कि खत्म हो, ये सरकार उस पर काम करेगी। और ये सरकार जो है देश को, बिहार को, जितने तमाम पिछड़े राज्य हैं उनको भी एक नया संदेशा देने का काम करेगी, उनके भी साथ साथ मिलकर काम करने का काम करेगी। तो इसमें तो हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बता दिया कि हम लोग नेचुरल अलायंस है एनडीए के, कहीं जाने आने वाले की बात नहीं है। हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, तो कौन क्या बोलता है इस पे हम लोगों को क्या बोलना है। वो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए तो सबको आजाद है, तो वो लोग देखे। ठीक ठीक। विवेक होडे जी, मतलब अब तो कोई शक नहीं है ना, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, तो आज की इंडिया की ये बैठक जो है, मतलब अच्छा नंबर आया है, बहुत अच्छा चुनाव रहा, इस स्ट्रेटजी को लेकर है, मतलब क्या आज का एजेंडा है? देखिए, जिनके पास नंबर है वो सरकार बनाएगा, ये बताने के लिए कोई तत्वज्ञान की जरूरत नहीं है पड़ी। लेकिन बातें दो हैं। मेरे पहले जो माननीय प्रवक्ता बोले, उन्होंने कहा कि ये नेचुरल अलायंस, ये कैसा नेचुरल अलायंस है? इस चुनाव के पूरे प्रचार में मोदी जी ये कह रहे थे कि ये जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन आपका आरक्षण निकाल के घुसपैठियों को देगा, आपका आरक्षण निकाल के ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देगा। अब देखिए, ये नेचुरल अलायंस वाले लोग, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो घोषणा पत्र जाहिर किया था चुनाव में, उस घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की थी। अब दूसरा घटक पक्ष आया नीतीश बाबू। नीतीश बाबू ने जातिगत जनगणना की, जिसका भाजपा को विरोध था। नीतीश बाबू ने और एक बात की है कि जो आरक्षण की मर्यादा थी, वो मर्यादा वो उठाना चाहते हैं और उन्होंने उठाई है। अभी ये नेचुरल अलायंस कैसा हो सकता है कि पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रचार इन दो मुद्दों के इस पे केंद्रित था। बाकी वो गाय भैंस वगैरह वो बातें छोड़ जी, उससे ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी हिंदू मतदाताओं की, और अब ये कहते हैं हमारा नेचुरल अलायंस है। ये तो कॉम्प्रोमाइज है, सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज है। सही में देखे तो मोदी जी ने हर मतदार संघ में ये कहा था कि आप समझो कि मोदी जी खड़े हैं। नीतीश जी को क्या करना, देखिए क्या करना चाहिए नीतीश जी को? तो मोदी जी को पूरा बहुमत नहीं मिला है। नीतीश जी को क्या करना चाहिए? उनका विवेक जागना चाहिए और इस वक्त कांग्रेस और आरजेडी के साथ वापस आ जाना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं सर? किसको आरजेडी के साथ वापस आना चाहिए? मतलब कांग्रेस आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ वापस आ जाना चाहिए नीतीश कुमार को, और उनका विवेक जागना चाहिए। नहीं, सुनिए ना, मेरे को पूरा करने तो उसी पर मैं आ रहा हूं। जी बोलिए। तो अभी ये जो गठबंधन होगा, ये कॉम्प्रोमाइज का गठबंधन होगा। यानी आप मुझे कितने देते हैं, आप कितना दे सकते हैं, तो जो ज्यादा देगा उसके पास जाएंगे। ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। इसको नेचुरल अलायंस कहना हास्यास्पद है। दरअसल बात यह है मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। शायद नेचुरल सर शायद नेचुरल रहा होगा आप और कांग्रेस का, जो कि पंजाब में हो नहीं पाया, दिल्ली में हो गया, फिर भी इकट्ठे नहीं थे। शायद नेचुरल रहा होगा कांग्रेस और टीएमसी का, जो कि एक दूसरे के खिलाफ लड़े, वैसे इंडिया का पार्ट है। शायद नेचुरल रहा होगा सर, शायद नेचुरल रहा होगा सर कांग्रेस और लेफ्ट का, जो कि वैसे विचारधारा में एक साथ है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा लड़ रही। तो नेचुरल, बहुत ही नेचुरल अननेचुरल के लिए तो ये भी फिर तर्क बैठते हैं ना सर, परिभाषा। शिवम त्यागी नहीं बताता, नहीं बताता। आपने अपनी परिभाषा बताई, मैंने अपने काउंटर बता दिए। आपने तीन। हाँ ठीक है, तो मैंने बता दिया। उनको डेंट हुआ है, सीधी सी बात है। और इस वक्त जो फिगर है वो भी इनके पास है, वो भी एक सच्चाई है। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। जिसके पास फिगर होगी वो तो बनाएगा, ये मैंने पहले ही कहा है। लेकिन हम ठीक है, नेचुरल, वो अननेचुरल अलायंस, मतलब एनडीए के पार्टनर तो पहले से ही है ना। अब वो अननेचुरल है, लेकिन आप कांग्रेस नेचुरल, बाकी और जो है लेफ्ट और ये टीएमसी और ये, तो हमने आपको दे दिया सर। ठीक है, आप क्या जवाब देंगे सर? चुनाव हो गया, जितनी जनता ने देनी थी सीटें दे दी सर। अब चुनाव हो गया सर, अब तो हो गया चुनाव। अब गठबंधन में क्या जवाब देना? ठीक है शिवम।
थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने शुरुआत में मुझे इको कर रहे, एक बार प्लीज इसको ठीक करा दीजिएगा। करवाता हूं सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले तो ये कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, कहते ही नहीं है तो जो जिसको जितना मिलेगा वो उसी आधार पर आगे बढ़ेगा, ये है वो है। बड़ी क्लियर सी बात है, एक दल ने मिलकर, एक गठबंधन ने मिलकर जो है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना था। उस गठबंधन को बहुमत मिल गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस्तीफा दे दिया, आज 8 तारीख को वो शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा विषय और भी साफ है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जो माहौल बना है, हमें लॉसेस हुए, ऑफ कोर्स, कहीं कोई दो राय नहीं है। हमें सीटों के स्तर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है जो उम्मीद हम कर रहे थे वो नहीं आई। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको बैठकर संगठनात्मक स्तर पर जो है देखा जाएगा, परखा जाएगा, उस पर बात की जाएगी कि कहाँ हम बेहतर कर सकते थे, कहाँ नहीं कर पाए। लेकिन अलायंस तो, गठबंधन तो जो है वो तो चुनाव से पहले ही बन गया था और सबने यूनानिमसली सपोर्ट किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उल्टा आपके गठबंधन में, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, आप पंजाब में साथ नहीं है, चंडीगढ़ में साथ हैं, दिल्ली में साथ हैं, बंगाल में साथ नहीं है, केरला में साथ नहीं है, दिल्ली में साथ हैं। जिस तरह की स्थितियां हैं, जो आम आदमी पार्टी पैदा ही कांग्रेस के खिलाफ हुई है लड़कर, वो अगर कांग्रेस के साथ बैठकर जो है अलग अलग सीटें बांट ले तो वो नेचुरल अलायंस हो गया। जिस लेफ्ट ने ममता बनर्जी को लाठी डंडों से पीटा और हालात खराब करी, और जिस लेफ्ट को उखाड़ने में ममता बनर्जी ने पूरी जी जान लड़ाई, वो अगर साथ बैठकर जो है चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चौधरी को हराया, शिवम अधीर रंजन चौधरी को यूसुफ पठान ने हरा दिया, जो दोनों अलायंस में दिल्ली आते आते जिन दोनों का अलायंस हो जाता है, जिसका फोन जो है ममता बनर्जी का फोन राहुल गांधी उठा नहीं रहे क्योंकि वो उनको कांग्रेचुलेट करना चाहती थी, वो नेचुरल अलायंस है। जिन उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हम जो है इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे, वो नेचुरल अलायंस है। लेकिन जिन लोगों ने तय कर देश के सामने ये कहकर खुले तौर पर कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, वो नेचुरल अलायंस नहीं है। पता नहीं कौन सा लॉजिक है। खैर, मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं, जो सीटें आई हैं, विद ऑल द ह्यूमिलिटी, बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले 5 साल इनको खूब विचार करने का, सोचने का समय है। 5 साल तक बैठे हैं, आराम विचार करें कैसे सीटें आज भी 5-10 साल बाद भी कांग्रेस के 99 ही रह गई, कैसे पूरे के सारे देश के जितने भी दल हैं वो इकट्ठे होकर लड़े, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी इकलौती 240 प्लस पे पहुंच गई। उनके सामने भी उनका टोटल टैली भी उतनी नहीं पहुंची। ठीक है 240 पे हैं, लेकिन उनके पास वो करे, ठीक शिवम, वो ठीक है शिवम, आपने उसका नेचुरल वाले अलायंस का जवाब दे दिया, ठीक है शिवम, लेकिन आपके लिए भी चुनौतियां आगे बहुत हैं। 240 अकेला नंबर है, अकेले बहुमत है नहीं, फिर उसके बाद आप भी जानते हैं 2 पार्टियां हैं, गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री होंगे, आगे लेकर के चलना है। तो 2 बड़े डेंट हैं जो है, जिसको अभी देखना है, जो आए कहां से, यूपी का डेंट और जो बंगाल का डेंट है। अभी आप रेट्रोस्पेक्शन होगा और पीएम बहुत संगठन जानता है इसको कहां से करना है। मैं आऊंगा शिवम आपके पास, लेकिन नेहा, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, अखिलेश बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, और राहुल जी को जिस तरीके से वो लेकर के गए हर जगह, शायद वो भांप गए थे उस चीज़ को, वो पीडीए जिसे लेकर के कह रहे थे, उस वोट बैंक को भांप गए थे, शायद जिस हवा को ये नहीं भांप पाए। और देखिए अयोध्या तक के सांसद तक को आपने हरा दिया। तो यहाँ पर 37 सीटें, वो करिश्मा जो कि पहले नहीं कर पाए मुलायम यादव भी। अब यहाँ से आगे की रणनीति, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सांसदों की, वो संसद में जाएगी 37 सीटों के साथ, और 5 सदस्य एक ही परिवार के होंगे। जी सचिन जी, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का काम उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश ने जो जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी जिसका मखौल उड़ा रही थी, मैं आज उस पर जवाब देना चाहती हूँ कि 2 लड़कों की जोड़ी, और यहाँ यूं कह लूं मैं कि 2 शहजादों की जोड़ी ने शह भी दी है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मात भी दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जनता ने धुआं कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए को स्वीकार किया है, और जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो आरक्षण के खिलाफ राजनीति कर रही थी, जो संविधान को खत्म करने की राजनीति कर रही थी, जो लोकतंत्र को खत्म करने की राजनीति कर रही थी, उससे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इस देश की उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के फॉर्मूले को धरातल पे साकार किया है,
और वो पीडीए का फॉर्मूला बेरोजगारों के लिए था। जो उत्तर प्रदेश का नौजवान जो बेरोजगारी से त्रस्त था, उन बेरोजगारों ने हमारे लिए वोट किया है। महंगाई से परेशान जनता ने हमें वोट किया है। जो महिलाएं हैं, जो नारी सुरक्षा के बड़े बड़े खोखले वादे बीजेपी ने किए थे, अब तो वोट हो गया, 37 सीटें मिल गई, पीडीए चला, अब तो वोट हो गया, अब तो वोट हो गया, 37 सीटें मिल गई। सुनिए नेहा, आप शायद उसी टोन में, अब वोट हो गया, 37 सीटें मिली, मैंने तभी मुबारक दी, अब वोट हो गया 37। सुनिए, एक सेकंड। भाजपा के प्रवक्ता ने तो आपकी बात ही नहीं की, मैं वैसे कह रहा हूं, हम तो आज आगे की बात, क्योंकि हम भारत को आगे लेकर के जा रहे हैं आप सब लोगों के साथ, तो उस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। आज एट होम है, आज जो है सरकार, जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंपा है, नए प्रधानमंत्री जो है वो शपथ लेंगे, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंद बनने जा रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। हम जहां पर बैठे हैं तो भारत में एक सेकंड। तो नेहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, क्योंकि हम यहां से थोड़ी आगे की चर्चा कर रहे हैं, चुनाव हो गया, आपका पीडीए चला, 37 सीटें आपको मिली, अब तक का रिकॉर्ड, तो अब क्या नीतीश, अब क्या कहते हैं, अखिलेश पूरी फैमिली के साथ इंक्लूडिंग 37 सांसद पीडीए लागू करने के लिए विपक्ष में जो बैठे होंगे सामने पक्ष में सरकार एनडीए की, उस पर दबाव डालेंगे कि आप पीडीए लागू करो, कि हम देखिए यूपी से जीत करके आए और आपको इतने में ला दिया। देखिए, निश्चित ही इस समय पे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए का जो वर्ग है, जो वंचित और शोषित वर्ग है, उससे मजबूती उत्तर प्रदेश में मिली है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का था, ये चुनाव संविधान बचाने का था, ये चुनाव आरक्षण बचाने का था। इन सब पे जनता ने हमें वोट किया है और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश की जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और इंडिया गठबंधन की सरकार आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे अब आपकी आवाज चलेगी, म्यूट कर लिया है क्या, या म्यूट हो गई, कैसे? मुंह से बनेगा। ठीक है, मयंक अपना कमेंट एक दे दीजिए, क्योंकि आप तो उंगली उठा रहे थे, यहाँ पर नेहा की आवाज चलेगी। नेहा, हवा में बातें नहीं करनी ना हमको, हमारे शो में बन रही है, कैसे बन रही है, इतना तो रियलिटी में विवेक जी भी मान रहे हैं, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये तो विवेक जी भी हमारे साथ कर रहे हैं। मयंक जल्दी से कमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद राज बिहारी जी के पास, राज बिहारी जी और फिर शिवम के पास। हाँ, विवेक जी जो वरिष्ठ हैं उनको मैं बता देता हूं कि जो आपको जातीय जनगणना की बात जो कर रहे थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हम लोगों ने जातीय जनगणना का मॉडल पेश किया था। बाद में सरकार आया जिससे भी हम लोगों का अलायंस हुआ, तो सभी लोगों ने विधान परिषद और विधानसभा से पारित करा के आने का काम किया था। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल नेचुरल हैं। और एनडीए की सरकार पिछले कितने सालों से के साथ हम लोग हैं, एक साथ चुनाव लड़े हैं, तो इसमें ऐसा आप बिल्कुल जो आप आकलन कर रहे हैं कि अननेचुरल अलायंस है, नेचुरल अलायंस नहीं है, तो ये कांग्रेस जो 99 सीट लेके आई है और 232 भाई, राजनीतिक विश्लेषक है कि भारतीय जनता पार्टी में अगले मंत्री पद की शपथ लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 75 तो पार्टी लेके चल रही है, तो सबको अपना एक आधा 40 पार्टियों से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अच्छा, छोड़िए, अब एक दूसरे वो हो गया, चुनाव हो गया यार, एक दूसरे पर बाद में आक्षेप प्रक्षेप जो है वो लगाइएगा। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हो गई, एनडीए की बैठक चल रही थी, एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और कहा जा रहा है कि आज ही सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया जाएगा। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक खत्म है, वो लेटर है जो वो पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि आज एनडीए की बैठक इसलिए हुई थी, तमाम सांसदों के साथ उस लेटर की कॉपी जो पहुंची है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी और साथ में हो सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हो, जो कि एनडीए के अहम सदस्य हैं, अब और भी अहम सदस्य हैं। तो यहाँ पर बैठक खत्म हो चुकी है, बाहर नेता निकले, आज इस अहम बैठक के लिए पहुंचे थे और कैटेगोरिकली क्लियर किया जा रहा है। 240 बीजेपी है, 292 272 की मेजोरिटी, 292 एनडीए है, तो एनडीए सरकार बना रहा है। ठीक है शिवम,
अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें आगे वो सेम रहेंगी नहीं। आता हूं एक सेकंड, उससे पहले चलिए ठीक है, रास बिहारी जी एक कमेंट आपसे। अब बहुत सी चीजें वो सेम रहेंगी नहीं, अब संतुलन जो है वो थोड़ा सा, जो जिसे कहते हैं कि पहले बिल्कुल जो भार था, ज्वार भाटा, अब वो थोड़ा सा देखिए सामने वाला जो है वो 234 के साथ बैठा है, ये 292 है, बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, लगभग 40-50 का फर्क है। वहाँ से आवाज़ भी ज़्यादा, शोर भी ज़्यादा, काम भी करना है, देश भी चलाना है। अब इस 3.0 में मोदी सरकार में क्या मुश्किलें, क्या कुछ आगे होगा, आप क्या देखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल में जो सरकार चलाई है उसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलन रखा। ऐसा नहीं है केवल बीजेपी सरकार की, वो सरकार भी एनडीए की सरकार थी। जो एनडीए के घटक दल थे वो भी आते गए, कुछ चले गए, फिर कुछ आ गए, फिर वापस आ गए, और नीतीश कुमार जी भी गए, फिर वापस आए, तो वो सब तो चलता रहा है। लेकिन हाँ, इस बार ये फर्क है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि इसके बावजूद, क्योंकि सभी पार्टियां देख रही हैं कि अब देश में क्या स्थिति है, कैसे मुकाबला करना है, तो इस बारे में सबकी रणनीति बन रही है। सब मिलजुल के काम करने का दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा तो कह नहीं रहा है। जिस तरह से विपक्षी गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो अननेचुरल गठबंधन था, और आपने भी कहा कि वो भी कैसा गठबंधन था, जहां केरल में लड़ रहे थे, पश्चिम बंगाल में लड़ाई कर रहे थे, पंजाब में भी लड़ाई कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में भी जो घटक दल थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो ये तो पहले ही दिखाई दे रहा है कि कौन घटक दल कहां पहले से लड़ रहा है, कौन नेचुरल है और कौन अननेचुरल है। और जहां तक सरकार चलाने की बात है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पिछले 10 साल में अपने सहयोगियों को साथ रखा है, अगर आप बात करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी अलग हो गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन इस बार आए हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री का अपना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन का मौका भी है कि किस तरह कम सीट आने के बावजूद एक सशक्त सरकार चला सकते हैं। शिवम, यही 3.0 बहुत डिफरेंट, बहुत कुछ अलग होगा। बीजेपी बिना नंबर के है, और यहाँ पर पार्लियामेंट में देश को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ अब देखना है कि चुनौतियां किस तरीके की होंगी, क्योंकि सामने जैसा विवेक जी कह रहे थे, भले इकट्ठे हो, नेचुरल हो, अननेचुरल हो गया, मैंडेट दे दिया जनता ने, 234 के साथ एक सशक्त विपक्ष सामने बैठा होगा। नहीं, मैं कहता हूं विपक्ष हमेशा इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा कहा है कि एक देश में विपक्ष होना बेहद अनिवार्य है, और अगर हमारी कमियां हो तो उनको वो पॉइंट आउट करे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात आने वाले मोदी 3.0 की है, उस टर्म की है, उसको लेकर कठिन फैसलों की है, तो कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही मैं था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां देश को एड्रेस किया। उन्होंने साफ कहा कि कठिन फैसले जो है इसी तरीके से लिए जाते रहेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट वाली कोई कहानी नहीं है, कोई विषय नहीं है। हम रुकने वाले नहीं है। जो प्लान हमारा 2047 का था वो प्लान हमारा ऐसे ही रहने वाला है। जिस तरीके से हम काम करते चले गए सोशल वेलफेयर के, हम उसी तरीके से करते चले जाएंगे, और ये मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा है बात को खास तौर पर अपने एड्रेस में, और एक विषय साफ भी है, हमने जब तक भी राजनीति की उसी आधार पर करी, और उसी आप पिछले हमारे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और जहां तक बात गठबंधन की है, मैं मानता हूं नेचुरल अलायंस है, वो तो एक बात है ही है, कंफर्टेबल सिचुएशन है। जिस तरीके से संवाद स्थापित करके सरकार चलती कैसे है वो चलाना हमें आता है। आदरणीय अटल जी के समय में तो लंबी चौड़ी सरकार हमने चलाई और इससे कम सीटों पर चलाई, लेकिन बावजूद उसके मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर भी आप देखेंगे कि इस तरीके का कोई इश्यू नहीं आने वाला है। आपने चंद्रबाबू नायडू जी का भी स्टेटमेंट कल का भी देखा होगा, आज का भी देखा होगा, और इसके अलावा नीतीश कुमार जी की तरफ से केसी त्यागी जी ने कहा, उसको भी कहा होगा कि भाई हमारा फुल सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को भी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी। यही स्थिति रहने वाली है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि स्मूथली चलना। उल्टा इसकी अगर मैं बात करूं तो इंडिया अलायंस जो है वो अभी विपक्ष में रहते हुए भी एकजुट नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि भाई ठीक है, मेरा तो फोन नहीं उठा रहे राहुल गांधी, मैंने क्या गलती की, 2 सीटें उनको ऑफर करी थी कि 2 सीटें लड़नी है तो लड़ लो, नहीं तो रहने दो, देख लो क्या हाल हुआ उनका। लेकिन शिवम भाई बैठेंगे तो विपक्ष में ही ना। नहीं, विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन विपक्ष में बैठने के बाद मुद्दों की एकजुटता पर देखिए ना। विपक्ष में तो बीजेडी भी हमारे बैठी हुई थी, लेकिन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का साथ तमाम बिलों पर उन्होंने दिया।
बैठे हुए तो वाईएसआरसीपी टीडीपी भी हमारे साथ अगर पहले बात करें तो अलायंस बनने से पहले कहीं ना कहीं जो है विपक्ष में थे, लेकिन मुद्दों पर उन्होंने हमारा समर्थन किया। मुद्दों पर बहुत विषयों पर भारतीय जनता पार्टी को 2014-2019 में समर्थन मिला, और मैं कहता हूं कि मुद्दों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन मिलता रहेगा, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही अगर हमें नहीं दिखाई दे रही तो आने वाले समय में तो क्या ही दिखाई विवेक जी देगी। जवाब तो दीजिए, जब हमारा तुरंत ही काम नहीं है, अनवरत चलता रहेगा। विवेक जी जवाब देखिए, दीजिए, जब तुरंत ही नहीं है मैंने तो किसी आगे को कैसे इंटरप्ट देखेंगे? नहीं ये किया कहा गया कि था। ममता दीदी फोन ही नहीं उठा रही। ममता दीदी फोन नहीं उठा रही है या राहुल गांधी फोन नहीं उठा रहे हैं, अभी इसका कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, वो छोड़ दो। नहीं, ममता मैं बनर्जी 3-4 बातें कहना चाहता हूं और मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दो। सबसे पहले अभी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री एक सशक्त विरोधी पक्ष चाहते हैं। इसके पहले ये प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत जो एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है उसको खत्म करना चाहते हैं। नहीं, एकमात्र अभी नहीं, ये ये करेक्ट नया कर अगर लीजिए कुछ सर। प्रधानमंत्री को आया है एकमात्र नहीं है दिमाग सर, में तो बड़ी सर, अच्छी बात है। नहीं, एकमात्र अभी नहीं है, मुझे बोलने दो। एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है एकमात्र है सर, राष्ट्र पूरे भारत में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, अभी आप बाद में काट डालो मेरे शब्द आवे। दूसरी बात, हमारा जो एक अनैसर्गिक गठबंधन था ऐसा बोलते हैं, लेकिन जहां हम आपस में लड़े वो वेस्ट बंगाल, केरल और पंजाब, ये तीनों राज्यों में ये भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा हुआ वो जरा देखिए। और गठबंधन बनाते हुए और लड़ते हुए कोई स्ट्रैटेजी होती है, और ये स्ट्रैटेजी आप इन भाजपा को या आपको बता के नहीं बनाएंगे। तीसरी बात है कि ये भी कहा इन्होंने क्या लिखा था, उसने क्या किया था। एक जमाना ऐसा भी था कि चंद्रा बाबू, बीच में आवाज आ रहा है मुझे, बीच में आवाज आ रहा है। चंद्रा बाबू नायडू गठबंधन में थे तो भाजपा के साथ, लेकिन कह ये रहे थे कि मोदी जी को यहाँ नहीं आना चाहिए, और अगर आएंगे तो मैं उनके साथ कोई स्टेज शेयर नहीं करूंगा। तो ये बातें हो जाती है, उसमें उन्होंने ऐसा किया, इसलिए अभी क्या होगा ये नहीं। मैं वापस कहता हूं कि आखिर में सरकार बनाना ये नंबर गेम है। जैसे भाजपा के पास आज नंबर गेम दिखता है, कल वो रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आखिर एक कॉम्प्रोमाइज है, और कॉम्प्रोमाइज करते समय जो लेन देन में ज्यादा देने को तैयार है उनके साथ जा सकते हैं। और मैं बहुत आदर, अच्छा, यानी आपको उम्मीद है कि आपके साथ भी जो है जो नंबर आ सकता है, और ये 50 जो है आगे आपके पास भी आ सकते हैं। वहीं आज राष्ट्रपति से मिलने वाले नरेंद्र मोदी, मैंने कह दिया आपको, पहले ही बताया कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। शाम 7:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे। सूत्र ऐसा बता रहे हैं सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस न्यूज़ को ब्रेक किया था कि आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए की बैठक हुई, तमाम नेता मौजूद थे। जाहिर सी बात है, समर्थन का वो जो पत्र है, समर्थन का जो लेटर है वो दिया गया होगा और अब सौंपा जाएगा राष्ट्रपति जी को। देखिए, वो जिन्हें उन्हें जो करना है करने दो, आखिर फ्लोर टेस्ट देनी पड़ेगी। और जितने संविधान के ऊपर भरोसा रखते हैं, जितने इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे भरोसा रखते हैं, और जितने इस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता पर और मुक्ति पर विश्वास रखते हैं, ऐसे सब गठबंधन इकट्ठा हो जाएंगे और एक अच्छी सरकार इस देश में चला के दिखाएंगे। और गठबंधन सरकारें चलाने का अनुभव हमारा कैसे सर, कैसे वहां वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं? मतलब कुछ तो बताइए ना सर, कि बेसिर पैर की बात की वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं अभी शाम को 7:30 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 292 का लेटर लेकर के। आप कह रहे हो कि इंडिया की हम गठबंधन की सरकार चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? देखिए, लेटर तो राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग कर दी गई है। कैबिनेट के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। आज ही कैबिनेट की बैठक हुई थी, लोकसभा भंग करने की सिफारिश की गई थी और लोकसभा भंग कर दी गई है। लोकसभा भंग कर दी गई है। बताइए विवेक जी, कैसे बनाएंगे सरकार? क्या गठबंधन की सरकार कैसे बनाने जा रहे हैं? राष्ट्रपति से मिलकर 7:30 बजे पीएम। उनके पास नंबर है, आज उनके पास जो नंबर है वो नंबर लेके आगे हो सकता है, आगे हो सकता है मतलब आपके पास में जब फ्लोर टेस्ट होगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि नंबर हमारे पास भी बन जाएगा,
ओके, जब हमारी फ्लोर टेस्ट कोशिशें होगा तो चालू आपको है। लगता है और कि नंबर आपके पास देखिए, बन जाएगा। ठीक एक है, डेमोक्रेसी ठीक है, में, ठीक है। एक अच्छा अच्छा डेमोक्रेसी में अच्छा, कोशिश गुड है, करना आशान्वित कोई रहना गुनाह चाहिए। है अच्छा, क्या? आशान्वित रहना चाहिए। लेकिन मयंक जो जेडीयू एडवाइजर है, हंसी क्यों आई इतनी आपको? नहीं देखिए, जब 292 है और कहां से नंबर इनके पास आ जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। और संविधान जो है कि कांग्रेस पार्टी ने कितना टुकड़ा टुकड़ा किया है। मोदी जी ने तो संविधान को संवित किया, संरक्षित किया और संविधान को सभी सामान्य नागरिकों तक पहुंचाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है संविधान को खंड खंड विखंड करने का, और उसी संविधान को रक्षक के रूप में रक्षा करते हुए मोदी सरकार ने संविधान को साधारण व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। तो ये लोग इसीलिए आरक्षण खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। देखिए इसीलिए आरक्षण की हकमारी कर दी गई उत्तर प्रदेश में। ये अच्छी बात नहीं 69,000 है। शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी के अभ्यर्थियों को आरक्षण निकालने अपने टर्म में पार्टी ने बोलिए। कितनी संविधान की रक्षा की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने और मिशन को बेचने का काम किया है बीजेपी ने। जब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर नेहा जी, एक सेकंड, नेहा जी, नेहा जी, अपने टर्म में बोलिए। नेहा जी, आप अपने टर्म में बोलिएगा। नेहा जी, क्या करूं सचिन जी, जब भी आरक्षण और संविधान की बात आती नहीं, है। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, बीजेपी अच्छा के नेहा जी, एक सेकंड, एक मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सुनिए नेहा जी, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, नेहा जी। ये जिन्हें गरिया रही थी ना आप, तो उन्हीं से उम्मीद रख रही हैं कि आपका साथ देंगे 292 करने के लिए? नहीं, देखिए मैं बहुत साथ, या शो में ही नहीं साथ दे पा रही, फ्लोर पे काहे साथ दे देंगी? आज भले ही वो उनके साथ हो, लेकिन कल सुबह वो हमारे साथ भी राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। तो इसलिए ये चिंता भारतीय जनता तरह का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए। अरे आप खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे की भूमिका मत निभाइए। तो फिर शिवम ठीक कह रहे हैं, फिर तो शिवम ठीक कह रहे हैं कि भैया शिवम, फिर तो शिवम ठीक कह रहे हैं कि भैया उनको सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं 1 मिनट में अपनी पूरी बात रख ले रही हूँ। देखिए, पहली बात तो एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, और बाई चांस कैसे? से भी ये लोग अरे कैसे? अरे कुछ हवा ऐसे, भाई नेशनल चैनल में बैठा हूँ यार, लगातार खबरें आ रही है, वो दिखा रहा हूँ। दिल्ली बैठा हूँ, आप कहाँ बैठी हैं? आप कहाँ यूपी में कहाँ से मेरे साथ जुड़ी हुई है? मुझे एक बात बताइए ना, ऐसे नहीं बन रही। कैसे नहीं बन रही है ना, मैं बता रही हूं। मैं इसलिए थोड़ा ना, मैं फेक न्यूज के लिए थोड़ा ना बैठा हूँ कि यूट्यूब पे आज नहीं बन रही है सरकार, कोई फेक न्यूज चला दी और यूट्यूब पे व्यूज ले लिए, उसके लिए नहीं बैठा भाई। मैम उसके लिए नहीं बैठा हूँ मैं। नहीं बन रही है सरकार, कह दिया जी इन प्रवक्ता ने। और कैसे नहीं बन रही है? 7:30 बजे पीएम पहुंच रहे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। अब सरकार नहीं बन रही, सरकार नहीं बन रही। बहुत अच्छे एंकर है आप। जनता दल यूनाइटेड का चिंता मत कीजिए। मतलब आप जनता दल यूनाइटेड का चिंता मत कीजिए। अरे कैसे सुनूं मैम? आप इससे भी ऊपर पार्टी बन गई है। हाँ फिर तो 37 से सरकार बनाएंगी। मयंक एक साथ रुकिए, मयंक बोलते मत रहिए, मयंक बोलते मत रहिए। जब मैं कहूंगा तब बोलिएगा। जब मैं कहूंगा तब बोलिएगा, लगातार मत बोलते रहिए। ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ, जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलिएगा। हाँ नेहा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी बताइए। राज बिहार जी वेट कर रहे हैं, 7:30 बजे जा रहे हैं पीएम सरकार का दावा पेश करने के लिए। कितनी भी कोशिश कर ले सरकार इंडिया गठबंधन की कल। अरे कैसे? अरे बता तो रही हूँ, 2 समाजवादी नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रही है, जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों समाजवादी सोच के नेता हैं, संघी मानसिकता के नहीं है। आप देख लीजिएगा, आज इनके साथ जा रहे। अरे वो मिलिए लेटर दे दिया, देख लीजिएगा क्या होता है आपके कान में। अरे वो मिलिए लेटर दे दिया, मैं कंफर्म करवा देता हूँ, फिर मैं आऊंगा शिवम और राज बिहारी जी का, मैं कंफर्म करा देता हूँ। मैं कंफर्म करा देता हूँ। मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं। मनोहर भाई बता दीजिए, कह रहे नहीं हमारी सरकार बन रही है। मतलब नेशनल न्यूज पे, नेशनल टीवी पे थोड़ा ना मैं इस तरह की खबरों को वो कर सकता हूँ। बैठक होगी एनडीए की, जो सांसदों का सपोर्ट लेटर दे दिया, उसके बाद आज ही सरकार बनाने का दावा जो है पीएम जो है राष्ट्रपति को करने वाले हैं, यही खबर है फिलहाल। ऐसे ही होने जा रहा है। देखिए
देखिए सचिन, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले ही एनडीए की बैठक खत्म हुई है और जिसकी चर्चा ये कर रही हैं, चंद्रबाबू नायडू खुद प्रधानमंत्री घर के आवास में पहुंच करके उनको अपना समर्थन पत्र दिया है और अभी वो कुछ देर पहले ही निकले हैं। 7:45 में राष्ट्रपति के पास पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तमाम पार्टियों के जो उनके घटक दल हैं, जिनके सांसद आए हैं, वो उनके समर्थन पत्र उनको सौंपेंगे और शपथ ग्रहण के लिए टाइम मांगेंगे। उसके बाद 8 बजे जो मोदी 2.0 की विदाई डिनर पार्टी है उसको होस्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति ने 8 बजे दिया है। हम अभी विजय चौक पर मौजूद है और यहीं से आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, वो यहाँ से गुजरेंगे और जो मंत्रिमंडल के उस समय सदस्य रहे थे वो जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बड़े लीडर भी साथ में राष्ट्रपति के पास जाएंगे और समर्थन पत्र दे करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। और एक और ब्रेकिंग देता हूं, और इंडिया गठबंधन के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि वो बैठक 6 बजे रखी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है और लगातार नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया गठबंधन